हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लोटका-वोल्टेरा मॉडल से रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर स्पीशीज़ 1 एंड स्पीशीज़ 2 देयर आर K1 इज इक्वल टू 200, अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड K2 इज इक्वल टू 150 एंड बीटा इज इक्वल टू 1. फाइंड द आउटकम ऑफ competition and the options are species 1 will win, species 2 will win, both species reach stable equilibrium या बोथ स्पीशीज़ रीच अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब दो स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन होगा तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। क्या एक स्पीशीज़ जीतेगी, एक हारेगी, या दोनों एक साथ रहेंगे, या फिर दोनों में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लोटका-वोल्टेरा ग्राफ हम नॉर्मली कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे कि हम एक ऐसे ग्राफ बनाते हैं। ये रफ डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो हम देखते हैं कि जो स्पीशीज़ 1 होती है उसे हम एक्स एक्सिस में लेते हैं और स्पीशीज़ 2 का जो पॉपुलेशन है उसे हम वाई एक्सिस में लेते हैं। और नॉर्मली क्या करते हैं, जो K1 है कैरिंग कैपेसिटी, उसको हम लोग स्पीशीज़ 1 के एक्स एक्सिस में ही लिखते हैं और K2 जो है स्पीशीज़ 2 का कैरिंग कैपेसिटी, उसे हम वाई एक्सिस में लिखते हैं। लेकिन जब स्पीशीज़ 1 और स्पीशीज़ 2 दोनों एक साथ हैं तो इन दोनों का इफ़ेक्ट एक दूसरे पे पड़ेगा। K1 के साथ हम देखते हैं कि नीचे K2 बाय बीटा को भी लेते हैं कि K1 का क्या असर पड़ रहा है K2 के ऊपर। K2 मतलब कि सेकेंड स्पीशीज़ की कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर। तो इसको भी हम लोग एक्स एक्सिस में लिखते हैं कि स्पीशीज़ 1 का क्या असर पड़ रहा है स्पीशीज़ 2 की कैरिंग कैपेसिटी में। लेकिन अब इसमें किसको आगे लिखना है, किसको पीछे लिखना है, इसके लिए हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। और जब वैल्यू निकालेंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो एक्स एक्सिस के ज़्यादा एक तरफ रहेगा और जिसकी वैल्यू कम होगी वो पीछे रहेगा। उसी तरह सेकेंड स्पीशीज़ में देखते हैं, इसमें भी लिखा जाता है K1 बाय अल्फ़ा। मतलब अल्फ़ा का मतलब होता है कि स्पीशीज़ 2 के प्रेजेंस में स्पीशीज़ 1 के कैरिंग कैपेसिटी पे क्या असर पड़ रहा है। तो इसके लिए भी हमें अभी ये नहीं पता कि K1 बाय अल्फ़ा कि ऊपर रहेगा या K2 ऊपर रहेगा। तो इसको भी फाइंड करने के लिए हम K2 और K1 बाय अल्फ़ा 1 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले नॉर्मल ग्राफ बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, पहले पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। K1 पता लगाना है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, K2 बाय बीटा, और K2 इज इक्वल टू K1 बाय अल्फ़ा। अभी हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है कि इसमें कौन सा ग्रेटर होगा इन दोनों में, और इन दोनों में कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉलर होगा। तो K1 की वैल्यू जैसे दी हुई है तो एज इट इज़ हम लोग इसको 200 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और K2 का क्या है, K2 का 150 दिया हुआ है और बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है। तो इसमें ये पता लग गया कि K1 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह K2 का क्या है, K2 की वैल्यू 150 दी हुई है और K1 की वैल्यू 200 दी हुई है और अल्फ़ा की भी वैल्यू 1 है। तो हमें ये पता लग गया कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू K2, ठीक है। अब हम लोग इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब हमें ये पता लग गया कि K1 इज़ ग्रेटर देन K2 बाय बीटा एंड K2 इज़ स्मॉलर देन K1 बाय अल्फ़ा।
अब इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल तरीका है ग्राफ बनाने का। इसके लिए हम इसी स्पीशीज़ 1 का जो पॉपुलेशन है उसे एक्स एक्सिस में लेंगे और स्पीशीज़ 2 का पॉपुलेशन है जो उसे वाई एक्सिस में लेंगे। अब हमें पता है कि जहाँ स्पीशीज़ 1 है वहीं उसकी कैरिंग कैपेसिटी भी रहेगी। तो स्पीशीज़ 1 की कैरिंग कैपेसिटी जो K1 है प्लस स्पीशीज़ 1 के प्रेजेंस में स्पीशीज़ 2 का स्पीशीज़ 1 के प्रेजेंस में स्पीशीज़ 2 की कैरिंग कैपेसिटी पे क्या इसका असर पड़ रहा है वो भी एक्स एक्सिस पे ही लिखा जाता है। तो ये अब हमें इससे पता लग गया कि K1 इज़ ग्रेटर देन K2 बाय बीटा। तो K1 को हम लोग यहाँ लिख देंगे बाहर की तरफ, जिससे इसकी वैल्यू अधिक दिखेगी, और जो K2 बाय बीटा की वैल्यू कम है उसे हम K2 बाय बीटा यहाँ लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद फिर ये देखेंगे K2 जो है स्मॉलर है, इसे एक्स एक्सिस पे K2 लिख देंगे, और K1 बाय अल्फ़ा ग्रेटर है तो इसे एक्स ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो जो K2 है K2 को K2 से ज्वाइन करा देंगे, K1 को K1 बाय अल्फ़ा से ज्वाइन करा देंगे। अब इन दोनों का आउटकम निकालने के लिए ये जो पॉइंट हो गया ये आइसोक्लाइन हो गया K2 का, और ये जो लाइन है ये आइसोक्लाइन लाइन हो गया K1 का। तो इन दोनों का जो आउटकम है उसका रिज़ल्ट निकालने के लिए हम ये दोनों जो K1 और K2 के आइसोक्लाइन के बीच में एक पॉइंट लेंगे। तो जैसे हमें पता है आइसोक्लाइन वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर जाने पे किसी स्पीशीज़ का पॉपुलेशन जो होता है वो कम होता है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीजेज एज वी मूव आउट फ्रॉम आइसोक्लाइन पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि जो K2 का जो है स्पीशीज़ का पॉपुलेशन जो है वो आइसोक्लाइन से ऊपर है। आइसोक्लाइन मतलब अब इसकी कैरिंग कैपेसिटी से बाहर जा रहा है। जब कैरिंग कैपेसिटी से बाहर जा रहा है तो जो स्पीशीज़ 2 जो हमारा वाई एक्सिस पे है इसका पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगा। ठीक है, लेकिन ये आइसोक्लाइन जो है K1 का है। K1 का मतलब अभी ये अपने कैरिंग कैपेसिटी के नीचे है ये पॉइंट, तो इसका पॉपुलेशन बढ़ेगा। फिर अब जो इसका रिजल्टेंट आएगा ये एज अ वेक्टर काम कर रहा है, जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो जिस तरफ रिजल्टेंट का डायरेक्शन जाता है वो स्पीशीज़ जो है स्ट्रॉन्गर स्पीशीज़ होती है और वो कंपटीशन में जीतती है। तो जैसा हमें दिख रहा है ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन K1 की तरफ, K1 यानी स्पीशीज़ 1 की तरफ जा रहा है, तो इसका रिजल्ट आएगा स्पीशीज़ 1 विल विन एंड स्पीशीज़ 2 एलिमिनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा स्पीशीज़ 1 विल विन। थैंक यू।